हेलो दोस्तों, ये आज 2 फरवरी है और आज का एडिटोरियल स्टोरी आपके सामने है। चेंज इन झारखंड ऑन पॉलिटिकल लीडर्स अंडर द ईडीज स्कैनर। ठीक है, झारखंड में बदलाव है। पॉलिटिकल लीडर्स ईडी के स्कैनर के अंदर है, मतलब ईडी उनको स्कैन करे, स्कैन करके क्या देखते हैं कि इनके अंदर क्या है। तो जाहिर सी बात है, फिगरेटिव यूज है स्कैनर का, राइट। ईडी कुछ लोगों पे नजर रख रही, कुछ लोगों पे जान पे ये कर रही है, प्रोब कर रही है कि क्या वो इन्वॉल्व है कुछ करप्ट कामों में, राइट। स्कैन अंडर द ईडीज स्कैनर। तो फिगरेटिव यूज है स्कैनर का। आप जानते हैं, अगर स्कैनर के अंदर कुछ कोई चीज डाल दिया जाए तो हम लोग जान जाते हैं उसके अंदर क्या है। सिक्योरिटी मेजर्स लिए जाते हैं जब आप ट्रैवल वगैरह कर रहे होते हैं ट्रेन से, प्लेन से, तो कई बार आपके बैग को स्कैनर के अंदर डाला जाता है देखने के लिए कि आप कुछ कैरी तो नहीं कर रहे। तो अंडर द ईडीज स्कैनर, फिगरेटिव यूज, राइट। कुछ पॉलिटिकल लीडर्स हैं जो ईडी के स्कैनर के अंदर हैं। सेंट्रल एजेंसीज मस्ट बी अलाउड टू फंक्शन फ्रीली। सेंट्रल एजेंसीज को छोड़ दिया जाना चाहिए आजाद तरीके से काम करने के लिए। दे शुड बी अलाउड टू फंक्शन फ्रीली। तो ये सलाह दे रहा है न्यूज़पेपर गवर्नमेंट को कि जाहिर सी बात है, सेंट्रल एजेंसीज को कौन कंट्रोल कर रहा है? सेंट्रल गवर्नमेंट। तो कहीं ना कहीं इस टोन से आपको पता चल रहा है कि ये एडिटोरियल जो होने वाला है वो गवर्नमेंट को, सेंट्रल गवर्नमेंट को सलाह दिया जाएगा कि आप ऐसा करें। चलिए देखते हैं। सबसे पहले झारखंड मुक्ति मोर्चा लीडर हेमंत सोरेन stepped down as the chief minister of Jharkhand on Wednesday, moments before the informant's director arrested him on allegations of money laundering. तो आपका ये सेंटेंस एक कॉम्प्लेक्स सेंटेंस है जिसमें एक कंजंक्शन बिफोर है जिसको मैंने हाईलाइट किया है यहाँ पर। और ये कंजंक्शन इस सेंटेंस को दो क्लॉजेस में बांट रहा है, एक इसके पहले वाला जो मेन क्लॉज है, और बिफोर से ये सबऑर्डिनेट क्लॉज शुरू होता है। तो झारखंड मुक्ति मोर्चा लीडर हेमंत सोरेन स्टेप डाउन, सब्जेक्ट वर्ब आपके सामने आसानी से, पास्ट सिंपल का सेंटेंस। स्टेप डाउन एज द चीफ मिनिस्टर ऑफ झारखंड ऑन वेडनेसडे, ठीक है। मोमेंट्स बिफोर द इन्फॉर्मेंस डायरेक्टर अरेस्टेड हिम, जस्ट कुछ ही समय पहले, कुछ ही क्षणों पहले, मोमेंट्स बिफोर द इन्फॉर्मेंट डायरेक्टर ईडी अरेस्टेड हिम। तो ये आ गया आपका डिपेंडेंट क्लॉज है, ये सबऑर्डिनेट क्लॉज, ये इंडिपेंडेंट नहीं है। बिफोर द इन्फॉर्मेंस डायरेक्टर ईडी अरेस्टेड हिम ऑन एलिगेशंस ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग। तो अरेस्ट समबॉडी ऑन सम एलिगेशंस, ये आप एक एक्सप्रेशन से पढ़ सकते हैं, अरेस्टेड हिम ऑन एलिगेशंस ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग। तो इस तरह के फ्रेजेस आपको ध्यान में रखने चाहिए ताकि आप जब लिख रहे हो तो आपको समझ में आए, या जब आप पढ़ रहे हो तो कुछ अलग लिखा है तो वो भी समझ में आए। Arrest somebody on allegations of something. Here the allegations are of money laundering. Mr. Soren faces charges of benefiting from tribal land transactions based on forged documents. अब इस सेंटेंस में आपको यहां दिख रहा है मिस्टर सोरेन फेसेस चार्जेस, मिस्टर सोरेन चार्जेस फेस कर रहे हैं, ठीक है। हालांकि यहाँ पर फेसेस लिखा है, फेस करते नहीं बोलेंगे हम लोग हिंदी में, यही समझना होगा आप लोग को। आप अगर बेसिक एलिमेंट्री लेवल का अंडरस्टैंडिंग लेकर इंग्लिश का, अगर आप एक एडिटोरियल पढ़ना समझना चाहेंगे, एडिटोरियल टेक्स्ट समझना चाहेंगे, तो मुश्किल होगी। तो ये जिद आप नहीं कर सकते कि हाँ फेसेस कहेंगे तो फेस सामना करते हैं बोलेंगे, हिंदी में होगा सामना कर रहे हैं। मिस्टर सोरेन फेसेस चार्जेस ऑफ बेनिफिटिंग फ्रॉम ट्राइबल लैंड ट्रांजैक्शंस। इनको इन पे इल्जाम लगा है, ये कैसे चार्जेस फेस कर रहे हैं? फायदा उठाने का, चार्जेस ऑफ बेनिफिटिंग फ्रॉम ट्राइबल लैंड ट्रांजैक्शंस, ट्राइबल लैंड ट्रांजैक्शन से फायदा उठाने का चार्जेस इन पे लगा है कि इन्होंने पैसे खाए हैं ट्राइबल लैंड ट्रांजैक्शन में। इसके बाद यहाँ बेस्ड ऑन फोर्ज डॉक्यूमेंट जो लिखा है, तो मैं आपको यहाँ बता दूं कि दो वर्ड छुपे हुए ट्रांजैक्शन और बेस्ड के बीच में, ट्रांजैक्शंस which were based on, which were transactions that were based on, which were based on, यहाँ पर which were या that were आप कर सकते थे, ठीक है। लैंड ट्रांजैक्शंस which were based on forged documents, ऐसे लैंड ट्रांजैक्शंस किए गए जो फोर्ज डॉक्यूमेंट्स पे थे, यानी कि नकली कागजात बना के। फोर्ज डॉक्यूमेंट्स मतलब नकली कागजात बना करके, फोर्ज करना किसी चीज को, यानी उसकी दूसरी कॉपी, इलीगल कॉपी बनाना, फोर्ज करना, ओके। तो फोर्ज डॉक्यूमेंट्स, ऐसे डॉक्यूमेंट्स जो फोर्ज किए गए हों, नकली बनाए गए हों।
तो ये एक सिंपल सेंटेंस है, यहाँ पर सिर्फ ट्रांजैक्शन को एक रिलेटिव क्लॉज से एक्स्ट्रा जानकारी दी गई इसके बारे में आपको। यहाँ पर लैंड ट्रांजैक्शंस विच वर बेस्ड ऑन फोर्ज डॉक्यूमेंट्स, तो ये एक रिलेटिव क्लॉज यहाँ पर यूज किया गया है, ठीक है, एक तरह से आप समझ सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। The judiciary will examine these allegations. The judiciary will examine these allegations. कुछ भी मुश्किल नहीं है, judiciary इन allegations को examine करेगी, examine something, okay? The judiciary will examine these allegations. इन आरोपों पे जो कोर्ट है उस पे जांच पड़ताल करेगी। बट जब आप जोड़ते हैं तो दोनों ही क्लॉजेस इंडिपेंडेंट होते हैं, इसलिए यहां भी मैंने सब्जेक्ट और वर्ब अंडरलाइन कर दिया है। दो इंडिपेंडेंट क्लॉजेस को जब हम जोड़ते हैं तो ऐसे सेंटेंसेस को हम लोग कंपाउंड सेंटेंस कहते हैं, जब उसके दोनों अलग अलग हिस्से जो कंजंक्शन से जुड़ रहे हैं अपने आप में एक कंप्लीट सेंटेंस हो, ठीक है। तो आप बोलेंगे ये कंप्लीट सेंटेंस है, जी हाँ ये बिल्कुल कंप्लीट सेंटेंस है। इसका अरेंजमेंट ऐसा है जो आप थोड़े परेशान हो जाएंगे। What necessitates the arrest of an accused? What necessitates the arrest of an accused? Necessitate, necessary आपने पढ़ा है, तो necessary एक adjective है, verb बनाते हैं necessitate, मतलब जरूरी करना, necessitate. What necessitates the arrest of an accused? ऐसी क्या स्थिति होगी कि जहां पर एक accused को अरेस्ट करना जरूरी हो जाएगा? What necessitates the arrest of an accused? एक accused का अरेस्ट होना किस बात पे निर्भर करता है? जैसे कई लोग हैं जो accused हैं लेकिन वो बाहर हैं, और कुछ accused हैं जिनको फटाक से अंदर किया जाता है। तो ऐसे क्या स्टैंडर्ड्स फॉलो किए जाएंगे, ऐसे क्या पैरामीटर्स फॉलो किए जाएंगे डिसाइड करने के लिए कि इस accused को तुरंत अरेस्ट करना है, इस accused को बाहर रहने दिया जा सकता है। जैसे अगर कोई अक्यूज्ड है मर्डर का तो आप उसको तुरंत अरेस्ट करना चाहेंगे, राइट। अगर कोई अक्यूज्ड है कोई हीनस क्राइम का तो आप उसको तुरंत अरेस्ट करना चाहेंगे। लेकिन अगर किसी पे एक्यूजेशन है कि उसने अपने ऑफिस में 10,000 रुपए का घपला किया है तो आप उसको अरेस्ट ही करके उसका सोल्यूशन देंगे, या उसको बाहर छोड़ करके भी इस चीज का सोल्यूशन दे सकते हैं। तो इसी बारे में लिखा है, व्हाट नेसेसिटेट्स, कौन सी चीजें हैं जो जरूरी कर देती हैं द अरेस्ट ऑफ एन अक्यूज्ड, कि अक्यूज्ड का अरेस्ट हो, अक्यूज को गिरफ्तार किया जाए। तो एक अक्यूज्ड की गिरफ्तारी को कौन सी चीजें जरूरी बना देती हैं? व्हाट नेसेसिटेट्स द अरेस्ट ऑफ एन अक्यूज्ड इज अ सीरियस क्वेश्चन। तो इस सेंटेंस में वर्ब है इज, और ये पूरा का पूरा सब्जेक्ट है। मैं आपको एक इजी एग्जांपल देके समझाता हूं, ठीक है। What happens in my house is my problem. What happens within my family is my problem, not your problem. तो मैंने कहा what happens within my family, मतलब मेरे परिवार में जो होता है, what happens in my family is my problem, okay? What I say to my wife is none of your business. देखिए फिर से मैं ऐसे ही सेंटेंसेस बोल रहा हूँ। What I say to my wife is none of your business. मैं अपनी पत्नी को क्या बोलता हूँ ये तुमसे इस बात का कोई लेना देना नहीं, none of your business. What I say to my wife is none of your business. Similarly, what necessitates the arrest of an accused is a serious question that the judiciary needs to settle. ये that है क्या? इस क्वेश्चन जब ग्रीन में क्या आते हैं आपको पता है ना, रिलेटिव क्लॉजेस आते हैं, ठीक है। तो ये रिलेटिव क्लॉज का रिलेटिव प्रोनाउन है। देखिए इस सीरियस क्वेश्चन को रिलेट कर रहा है। दिस क्वेश्चन इज ए क्वेश्चन दैट द जुडिशरी नीड्स टू सेटल, जिसको जुडिशरी को सेटल करना होगा, सॉल्व करना होगा। इस क्वेश्चन का एक आंसर देना होगा कि किस आधार पे किसी अक्यूज्ड को गिरफ्तार किया जाएगा। दिस इज अ क्वेश्चन, सीरियस क्वेश्चन दैट द जुडिशरी नीड्स टू सेटल इन क्लियरर एंड इन्फोर्सिबल टर्म्स। इस तरीके से सेटल करना होगा, सेटल इन क्लियरर टर्म्स, साफ साफ, और जितना भी है ना उससे ज्यादा साफ, क्लियरर कंपैरेटिव एडजेक्टिव, एंड इन्फोर्सिबल टर्म्स, ऐसे टर्म्स में जिनको प्रैक्टिकली इंप्लीमेंट किया जा सकता है, इन्फोर्सिएबल टर्म्स जिनको फॉलो किया जा सकता है प्रैक्टिकली, ऐसे टर्म्स में ये जुडिशरी को एक्सप्लेन करना होगा, इस क्वेश्चन को आंसर करना होगा। किस क्वेश्चन को? ऐसे कुछ पैरामीटर्स बनाने होंगे कि ऐसी चीजें होंगी तो आपको जाकर किसी को अरेस्ट करना है, ऐसा नहीं है तो अभी अरेस्ट करने की जरूरत नहीं है। एक स्टैंडर्ड फॉलो करना होगा ताकि
ये आरोप ना लगाया जा सके कि ईडी अपनी मनमर्जी कर रही है, राइट। आगे पढ़िए। द ईडी येलो में है, सब्जेक्ट है। द ईडी अंडर द प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट पीएमएलए, प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट पीएमएलए, कमांड स्विमिंग पावर्स ऑफ अरेस्ट। तो एक सिंपल सा सेंटेंस है, ईडी के पास जबरदस्त पावर है अरेस्ट करने के, स्वीपिंग पावर्स। जब आपके पास स्वीपिंग पावर्स होते हैं तो आप नहीं देखते, आपके पास जबरदस्त पावर्स होते हैं। स्वीपिंग पावर्स के मतलब यहाँ पर एक तरह से आप कह सकते हैं मनचाहा अधिकार है अरेस्ट करने का, जब चाहे जिसको अरेस्ट कर सकती है। कमांड्स, इट कमांड स्वीपिंग पावर्स। स्वीपिंग कमेंट्स भी होते हैं, स्वीपिंग कमेंट्स होते हैं, इस बात का परवाह नहीं करते कि थोड़े नुआंसेस इधर से उधर हो रहे, बस एक कमेंट दे दिया, ठीक है, जिसको कहते हैं ब्लैंकेट स्टेटमेंट, स्वीपिंग कमेंट्स, ओके। The ED under the Prevention of Money Laundering Act commands sweeping powers of arrest. तो उनके पास जबरदस्त अरेस्ट करने के पावर्स हैं ईडी के पास। और ये किसके कैसे हैं? अंडर दिस एक्ट है, ठीक है। इस एक्ट के तहत, प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट के तहत उनको जबरदस्त पावर दे दिए गए अरेस्ट करने के, किसी को भी चाहे तो अरेस्ट कर सकते। दे हैव स्वीपिंग पावर्स ऑफ अरेस्ट। आगे देखते हैं। बैरियर्स फॉर बेल आर वेरी हाई। और जो बेल मिलने के जो बेल के रास्ते में जो रुकावटें वो बहुत ज्यादा हैं। बैरियर्स फॉर बेल आर वेरी हाई, यानी कि बेल आसानी से नहीं मिलेगा, पीएमएलए केसेस में नहीं मिलता है। बैरियर्स फॉर बेल आर वेरी हाई। अगर बैरियर्स, आपको पता है ना बैरियर्स क्या होते हैं? रुकावटें होती हैं, बैरियर्स चारों तरफ से जो रोक दिया जाता है, बैरिकेडिंग बैरियर्स, ठीक है। तो कोई भी जो बैरियर्स अगर ऊंचे हैं, इसका मतलब आप उधर नहीं जा सकते। तो जो बेल के लिए बैरियर्स वो काफी हाई, यानी आपको आसानी से बेल नहीं मिलता। Barriers for bail are very high in PMLA cases. Petitions challenging the July 2022 judgment of the Supreme Court upholding these powers are pending before it. तो गौर से देखिए, petition subject है और उसका वर्ब petitions are pending, petitions are pending, बेसिकली ये है सेंटेंस। लेकिन अब इन petitions के बारे में आपको कुछ बताना है। क्या बताना है? तो यहाँ चैलेंजिंग द जुलाई 2020 जजमेंट ऑफ द सुप्रीम कोर्ट अपहोल्डिंग दीज पावर्स। तो पिटीशन दाखिल किया गया था जिसमें चैलेंज किया गया था सुप्रीम कोर्ट 2022 में एक जजमेंट सुप्रीम कोर्ट ने दिया था जिसमें इन पावर्स को अपहोल्ड किया था। तो उनके खिलाफ पिटीशंस दिए गए थे, पिटीशंस चैलेंजिंग द सुप्रीम कोर्ट अपहोल्डिंग दीज पावर्स। सुप्रीम कोर्ट ने 2022 के जजमेंट में इन पावर्स को अपहोल्ड किया था, फिर भी एक पिटीशन दिया गया था, ओके। पिटीशन चैलेंजिंग, तो यहाँ चैलेंजिंग के लिए मैं आपको सिंपल करके बताता हूँ। पिटीशंस which are challenging, okay, petitions which challenge, petitions which are challenging, इस तरह से आपको यहाँ देखना होगा। दो वर्ड्स आप चाहे तो यहाँ पर डाल सकते हैं समझने के लिए। petitions challenging मतलब petitions which challenge या petitions which are challenging। चलिए मैं एक एग्जांपल देता हूँ रियल लाइफ से, आसानी से समझ जाएंगे। The woman wearing the red sari is my sister. The woman wearing the red sari is my sister. The woman wearing the red sari मतलब the woman who is wearing the red sari, okay? आगे सुनिएगा। The students asking questions are actually interested in learning. तो बोलेंगे students asking questions in the class are actually interested in learning. तो यहाँ पर जब मैं बोलता हूँ the students asking questions, तो इसका मतलब the students who ask questions, okay? तो इसी तरह से आपको समझना होगा इन पार्टिसिपल वाले क्लॉजेस को। जब ये पार्टिसिपल, चैलेंजिंग एक पार्टिसिपल है, राइट, प्रेजेंट पार्टिसिपल, तो इस तरह से जब आएंगे वर्ड्स तो आपको समझना होगा। तो बेसिक लेवल पे समझ बनती है, उसका प्रैक्टिस करते करते इस जगह पे कोई मुश्किल नहीं दिखेगी। लेकिन अगर आपने बेसिक लेवल पे प्रैक्टिस नहीं की इस तरह के सेंटेंसेस की, तो आखिर में यहाँ पर तो मुश्किल होगी। तो ध्यान से सुनिए मेरे आउट ऑफ दिस टेक्स्ट जो एग्जाम्पल्स है प्रैक्टिकल लाइफ से, ओके। The boy singing is my brother. The boy singing is my brother. इसका मतलब क्या हुआ? The boy who is singing is my brother. Okay, fine. Petitions challenging the July 2022 judgment of the Supreme Court upholding these powers are pending before it. तो ये present continuous sentence है, verb देख सकते हैं। Meanwhile, इसी बीच, the ED has raised the stakes. The ED has raised the stakes. तो देखिए स्टेक्स क्या होते हैं? दांव, बाजी, स्टेक्स कहते हैं, ठीक है।
अब रेज द स्टेक्स मतलब कि बाजी जो है ना बढ़ा दी गई है। अब जब आप खेलते हैं क्या कहते हैं गैम्बलिंग करते हैं तो उसमें आप ना स्टेक्स बढ़ाते जाते हैं, 2 मेरा 4 मेरा 8 ऐसे करके बढ़ाते हैं। तो ईडी ने क्या किया है, ईडी हैज रेज द स्टेक्स। तो कोई गैम्बलिंग तो हो नहीं रही है, तो जाहिर सी बात है उसको एक्सटेंड करेंगे इमेजिनेशन से। देखो अभी तक ईडी इसको गिरफ्तार कर था, उसको गिरफ्तार कर रहा था, अब भी उन्होंने किसको गिरफ्तार किया है, चीफ मिनिस्टर को गिरफ्तार किया है। एक चीफ मिनिस्टर को गिरफ्तार करना थोड़ी छोटी मोटी बात है या बात बड़ी हो गई है? तो इसीलिए फ्रेज यूज हुआ है, द ईडी हैज रेज्ड द स्टेक्स बाय अरेस्टिंग अ चीफ मिनिस्टर ऑफ एन अपोजिशन पार्टी। उन्होंने बात को और ज्यादा आगे ले गए हैं, है ना, कि अब चीफ मिनिस्टर और भी अपोजिशन पार्टी के चीफ मिनिस्टर को गिरफ्तार किया है। तो डेफिनेटली द ईडी हैज रेज्ड द स्टेक्स, लेकिन अगर उनके पास सॉलिड रीजंस है तो चीफ मिनिस्टर क्या, प्राइम मिनिस्टर को भी गिरफ्तार करना चाहिए, जो करप्शन करे उसको गिरफ्तार करना चाहिए। मैटर वहां नहीं है, मैटर आगे आने वाला है, सुनिए। द ईडी हैज रेज्ड द स्टेक्स बाय अरेस्टिंग अ चीफ मिनिस्टर ऑफ एन ऑपोजिशन पार्टी। फिर से विच, एक आगे रिलेटिव क्लॉज, which cannot be viewed as a routine law enforcement event। अब ये which आया है तो आप अपने आप से पूछेंगे कि ये रिलेटिव प्रोनाउन किसके लिए आया है, अपोजिशन पार्टी के लिए आया है? अपोजिशन पार्टी कैन नॉट बी व्यूड, नो। ये विच आया है इस पूरे सेंटेंस के लिए, जो स्टेटमेंट इसमें दिया गया है कि ईडी ने अरेस्ट कर लिया है एक चीफ मिनिस्टर को, विच कैन नॉट बी व्यूड, जिसको नहीं देखा जा सकता। तो यहाँ विच जो है वो अरेस्टिंग अ चीफ मिनिस्टर के लिए आया है। ये आपको समझना होगा। जब एक रिलेटिव प्रोनाउन आए तो आप अपने आप से पूछिए कि वो प्रोनाउन किस नाउन को कॉरेस्पॉन्ड कर रहा है। ये आप अपने आप से पूछेंगे तब आप टेक्स्ट को सही सही समझेंगे। which cannot be viewed as a routine law enforcement event, जिसको नहीं देखा जा सकता है एक रूटीन लॉ एनफोर्समेंट इवेंट। लॉ एनफोर्समेंट इवेंट मतलब कानून का पालन कराने के लिए बहुत सी चीजें की जाती हैं, कभी इसको गिरफ्तार किया जाता है, कभी वो किया जाता है, कभी ये किया जाता है। तो इसको एक नॉर्मल रूटीन के तौर पे नहीं देखा जा सकता, क्योंकि एक चीफ मिनिस्टर को गिरफ्तार किया गया है। which cannot be viewed, तो which refers to the arrest of the chief minister, okay? the arrest of chief minister। अगर मैं यहाँ पर पार्टी के बाद फुल स्टॉप दे दूं तो which से तो सेंटेंस शुरू नहीं होगा। अगर पार्टी के बाद एक फुल स्टॉप आ जाए तो which के जगह पे हमें एक नया सब्जेक्ट चुनना होगा और लिखेंगे the arrest of the chief minister cannot be viewed, this arrest cannot be viewed as a routine law enforcement event। तो which अब आप समझ गए, ऐसे करके आप तोड़ करके अपने दिमाग में समझने की कोशिश करिए। मिस्टर सोरेन्स लॉयर्स मेंशन्ड, मिस्टर सोरेन के लॉयर ने कहा इन द कोर्ट ऑन February 1 दैट, तो कई वर्ब के बाद आप दैट देखेंगे, जाहिर सी बात है ये भी एक सबऑर्डिनेट कंजंक्शन का काम करता है। इसके बाद जो सेंटेंस आता है वो सबऑर्डिनेट क्लॉज होता है बिफोर की तरह, लेकिन फिर भी दैट स्पेशल केस मान के हम लोग इसको हल्का ग्रे कर रहे हैं। तो मिस्टर सोरेन्स लॉयर मेंशन इन द कोर्ट ऑन February 1 दैट दिस हैज इम्प्लीकेशंस। उन्होंने कहा कि, ये दैट का हिंदी करते हैं कि, ये एक सबऑर्डिनेट क्लॉज है और ये एक सबऑर्डिनेट कंजंक्शन है। मिस्टर सोरेन के लॉयर ने क्या कहा कि दिस हैज इम्प्लीकेशंस। अब दिस किस चीज को रेफर करता है, फिर से इस पूरे इवेंट को, कि एक चीफ मिनिस्टर को गिरफ्तार किया गया है। दिस हैज इम्प्लीकेशंस। इम्प्लीकेशंस क्या होते हैं, इम्प्लीकेशंस होते हैं किसी घटना के आने वाले रिजल्ट, जो बाकी अलग अलग चीजों पे उसका प्रभाव पड़ेगा, उसको कहते हैं इम्प्लीकेशंस, ओके? दिस हैज इम्प्लीकेशंस फॉर द पॉलिटी ऑफ द कंट्री। इस देश की जो समाज है, इस देश का जो पॉलिटिक्स है, सब पॉलिटी में बेसिकली समाज होता है, तो इस देश पे असर पड़ेगा इस बात का, किस बात का, कि एक चीफ मिनिस्टर को गिरफ्तार किया गया है। दिस हैज इम्प्लीकेशंस, इसके नतीजे होंगे, राइट? इसके नतीजे होंगे। दिस हैज इम्प्लीकेशंस फॉर द पॉलिटी ऑफ द कंट्री। फिर से लिखा है सीकिंग एन अर्जेंट हियरिंग ऑफ हिज प्ली अगेंस्ट द अरेस्ट। तो ये सीकिंग जो आया है, मैंने इसको लाइट ब्लू एक कलर यूज किया है बताने के लिए, ठीक है? ये मैं बेस्ड को भी ले सकता था। इसको कहते हैं हम लोग पार्टिसिपल क्लॉजेस। कुछ आप सेंटेंस में अक्सर ये जो आईएनजी वाले क्लॉजेस देखते, सॉरी फ्रेजेस देखते हो, क्लॉज मैं गलती से बोल गया, ये जो फ्रेजेस देखते हैं ये पार्टिसिपल फ्रेजेस कहते हैं। ये स्टार्ट होते हैं एक पार्टिसिपल से। आप चाहें
तो यहाँ पर एक फुल स्टॉप दे के एक नया सेंटेंस बना सकते हैं, ठीक है। लेकिन जोड़ने के लिए वो पार्टिसिपल बन जाता है। सीकिंग एन अर्जेंट हियरिंग, तो अर्जेंट हियरिंग को वो मांग रहे कर रहे थे, चाह रहे थे कि जल्दी सुनवाई हो जाए, अरेस्ट के खिलाफ जो उनका प्ली है उसमें जल्दी सुनवाई हो जाए। ये बताते हुए उन्होंने ये सारी बातें कही कि जल्दी सुन लीजिए इस केस को, क्योंकि इसके नतीजे होने वाले हैं। दिस हैज इम्प्लीकेशंस फॉर द पॉलिटी ऑफ द कंट्री, ठीक है, इसलिए इसको जल्दी सुना जाए। सीकिंग एन अर्जेंट हियरिंग, अगर मैं यहाँ फुल स्टॉप दे दूं तो मैं कहूंगा दे सॉट एन अर्जेंट हियरिंग। दे कौन? मिस्टर सोरेन्स लॉयर्स, ओके। दे सॉट, पास्ट टेंस, they sought an urgent hearing of his plea against the arrest. Meanwhile, the ED has asked Delhi Chief Minister, इसी बीच ED ने दिल्ली के चीफ मिनिस्टर को कहा है to appear, और मैंने यहाँ पर asked to do something एक एक्सप्रेशन है, किसी को कुछ करने के लिए कहना। The ED has asked Delhi Chief Minister to appear, उनको अपीयर होने के लिए कहा है। Before it on February the 2nd, 2 फरवरी को कहा है आकर के मिलिए, हमारे सामने आइए। After his failure to turn up for questioning 4 times, और ऐसा कहा है 4 बार पहले ही वो नहीं गए हैं। After his failure to turn up for questioning, तो 2-4 चीजें यहाँ सीखने के लिए। टर्न अप मतलब होता है अराइव, ओके। टर्न अप, he turned up for the party late, वो पार्टी में लेट से आया, ओके। A lot of students did not turn up for the exam, मतलब कई स्टूडेंट्स एग्जाम के लिए नहीं आए, नहीं पहुंचे। तो टर्न अप फॉर समथिंग, टर्न अप फॉर एनी इवेंट, टर्न अप फॉर अ पार्टी, टर्न अप फॉर द एग्जाम, टर्न अप फॉर द मीटिंग, तो मतलब उसके उस चीज के लिए पहुंचना। सो आफ्टर हिज फेलियर टू टर्न अप फॉर क्वेश्चनिंग, उनको सवाल जवाब के लिए बुलाया गया था, 4 बार वो फेल कर गए। 4 टाइम्स आफ्टर हिज फेलियर टू डू समथिंग, तो एक एक्सप्रेशन ये भी है, फेलियर टू डू समथिंग। His failure to win support is seen as the end of his political career, okay. His failure to collect support, his failure to garner support, मतलब उनका जो फेलियर रहा है सपोर्ट नहीं जुटा पाने में, फेलियर टू डू समथिंग कहा जाता है। हिंदी में कहते हैं किसी चीज में असफल होना, ठीक है। तो यहाँ पर असफल हुए हैं वो पहुंचने में, आने में, यानी कि वो नहीं पहुंचे। बेसिकली देखा जाए तो अरविंद केजरीवाल जानकर नहीं गए। आफ्टर हिज फेलियर टू टर्न अप फॉर क्वेश्चनिंग 4 टाइम्स, वो 4 बार नहीं पहुंचे, तो कहा गया 2 तारीख को मिलिए, फिर से कहा गया है। मिस्टर सोरेन हैज कॉल्ड फॉर ए वॉर अगेंस्ट अ फ्यूडल सिस्टम। मिस्टर सोरेन जो हैं उन्होंने आवाहन किया है, कॉल फॉर, जब आप कहते हैं इफ यू कॉल फॉर समथिंग, तो आप कहते हैं ये चीज होना चाहिए, ठीक है। तो आप व्हेन यू कॉल फॉर, ये प्रेजेंट परफेक्ट है। मिस्टर सोरेन हैज कॉल्ड फॉर ए वॉर अगेंस्ट अ फ्यूडल सिस्टम। फ्यूडल सिस्टम आप जानते हैं, जहां कुछ लोग अमीर होते हैं और गरीबों को ये करते हैं, जिसको हम लोग हिंदी में जमींदारी प्रथा भी बोल देते हैं कभी कभी, ठीक है। फ्यूडल सिस्टम, ए वॉर अगेंस्ट अ फ्यूडल सिस्टम। उन्होंने एक वॉर की आह्वान किया है, कहा है कि एक लड़ाई होनी चाहिए, एक लड़ाई लड़नी होगी हमें फ्यूडल सिस्टम के खिलाफ। और ये फ्यूडल सिस्टम के बाद आपने दैट जो देखा है, ये एक फिर से रिलेटिव क्लॉज है और एक रिलेटिव प्रोनाउन है। अ फ्यूडल सिस्टम दैट ऑपरेसेस पुअर, ऐसा एक फ्यूडल सिस्टम जो पुअर को ऑपरेस करता है, दलित को ऑपरेस करता है, ट्राइबल्स को ऑपरेस करता है। इस ऐसे फ्यूडल सिस्टम के खिलाफ एक लड़ाई होनी चाहिए। He has called for a war against a feudal system that oppresses poor, Dalit and tribals. आगे फिर से देखिएगा, एक आपके पास फिर से एक पार्टिसिपल फ्रेज आ गया है, टर्मिंग द केस अगेंस्ट हिम एन असॉल्ट ऑन द ट्राइबल कम्युनिटीज दैट ही रिप्रेजेंट्स। टर्मिंग, मैं अगर यहाँ पर फुल स्टॉप दे दूं तो टर्मिंग नहीं होगा, फिर मैं बोलूंगा he termed the case against him an assault, तो फिर मैं एक सब्जेक्ट दे दूंगा, एक वर्ब दे दूंगा, he termed the case against him an assault। उन्होंने अपने खिलाफ केस को एक assault कहा। एक assault मतलब होता है अटैक, ठीक है, आप पे हमला, ओके। he termed the case against him an assault। अगर ये ट्राइबल्स के बाद जो फुल स्टॉप है, मैं उसको सॉरी कॉमा है, उसको फुल स्टॉप में बदल दूं तो ये टर्मिंग नहीं आ पाएगा फिर, राइट। तो ये गौर करिएगा, सीकिंग, टर्मिंग इस तरह से जब आते तो एक्चुअली एक नया सेंटेंस शुरू किया जा सकता था, लेकिन रिटन इंग्लिश में, रिटन फॉर्मेट में हम लोग सेंटेंस को लंबा कर देते हैं शॉर्ट रखने की जगह।
तो यहाँ लिखा है टर्मिंग द केस, अगर आप चाहें तो आप फुल स्टॉप देके कह सकते हैं ही टर्म द केस अगेंस्ट हिम एंड असॉल्ट ऑन द ट्राइबल कम्युनिटीज। अब ट्राइबल कम्युनिटीज के बाद फिर एक रिलेटिव प्रोनाउन है दैट ही रिप्रेजेंट्स, जिसको कि वो रिप्रेजेंट करते हैं। तो ये किसको रिप्रेजेंट करते हैं? ट्राइबल कम्युनिटीज। ये दैट जो है वो ट्राइबल कम्युनिटीज के लिए है, ऑन द ट्राइबल कम्युनिटीज दैट ही रिप्रेजेंट्स। ठीक है, कोई भी ट्राइबल कम्युनिटीज नहीं, उन ट्राइबल कम्युनिटीज पे हमला है जिनको वो रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, आगे बढ़िए। फेस्ड विद एलिगेशंस, अभी फिर से एक और पार्टिसिपल फ्रेज आया। ठीक है, पार्टिसिपल फ्रेजेस वो फ्रेजेस होते हैं दोस्तों जो आपके सेंटेंस का हिस्सा होंगे, जिनका पहला वर्ड एक पार्टिसिपल होगा, या तो प्रेजेंट पार्टिसिपल या तो पास्ट पार्टिसिपल, दोनों। यहां लिखा है फेस्ड विद एलिगेशंस। तो जो पास्ट पार्टिसिपल होता है उसका यूज नॉर्मली होता है दोस्तों बताने के लिए कि कोई चीज हो गया। जैसे मैं एक एग्जांपल देता हूं, आई लुक फॉर माई रिजल्ट, मैंने अपना रिजल्ट देखा, आई डिडंट सी माई नेम, ओके, डिसअपॉइंटेड आई केम होम। इसका मतलब क्या हुआ? आई वॉज डिसअपॉइंटेड एंड आई केम होम, राइट? तो फेस्ड विद एलिगेशंस, जब जब इन पे एलिगेशंस लगते हैं, फेस्ड विद मतलब किसी चीज का सामना करना, ओके, व्हेन यू आर फेस्ड विद समथिंग, इट मींस आपके सामने वो चीज है। फेस्ड विद एलिगेशंस, इसको अगर पूरा लिखना चाहेंगे तो आप लिखेंगे whenever politicians are faced with allegations, ऐसे लिखेंगे आप। ठीक है, whenever politicians are faced with allegations, समझने के लिए। और आप पैटर्न और स्टाइल देखिए, दो चीजें होती है दोस्तों, एक सामने स्टाइल सीखें और उस स्टाइल के पीछे सिंपल इंग्लिश भी समझ जाएं क्या है, ताकि जब आप बोलने वाले हो तो आप पर मजबूरी ना रहे उस स्टाइल को कॉपी पेस्ट करना, आप अपने तरीके से बता सके। Faced with allegations, politicians often seek cover behind their community identities. तो हम इसको अपने तरीके से बोल देते हैं, whenever politicians are faced with allegations, they often seek cover behind their community identities. ये भी एक तरीका है बोलने का, simpler, right? जिसमें कम इंग्लिश जानने वाले लोग भी समझ जाएंगे, लेकिन थोड़ा सा कॉम्प्लिकेट कर देते हैं। Faced with allegations, comma, politicians often seek cover, politician subject, seek verb, seek cover behind something, एक एक्सप्रेशन है इसलिए ब्लू से कलर किया आपके लिए। they seek cover behind something, तो किसी चीज के पीछे छुपना, seek cover behind something, okay, or somebody. Politicians often seek cover behind their community identities, अपनी कम्युनिटी आइडेंटिटीज के पीछे अपने आप को छिपाने की कोशिश करते हैं। अक्सर ये दिखाने की कोशिश करते हैं कि उन पे जो हमला हो रहा है, उन पे जो कार्रवाई हो रही है, वो उनके कम्युनिटी के खिलाफ है। और ये पॉलिटिक्स काफी दिन चली, उसकी वजह भी है दोस्तों, क्योंकि हमारा देश जब आजाद हुआ था तो लोगों में एक वाली भावना नहीं थी कि हम भारतीय हैं, ये वाली फीलिंग बहुत जबरदस्त नहीं थी। हम लोग फिर भी बटे हुए थे। हाँ, अंग्रेजों से छुटकारा पाना चाहते थे, पा लिया, लेकिन एक दूसरे की नजर में नहीं सुहाते थे। खासकर मैं बिहार से आता हूँ तो मैं बता सकता हूँ आपको कि काफी लंबे समय तक अगड़ी पिछड़ी जातियों की जो वर्चस्व की लड़ाई थी, यहाँ काफी चली, एक दूसरे को फूटी आंख नहीं देखना चाहते थे दोनों, राइट? तो कहाँ है भारतीय, कहाँ है बिहारी होने का गौरव? तो जाहिर सी बात है ऐसे परिप्रेक्ष्य में जब कोई राजनेता आता है तो वो अपने कम्युनिटी आइडेंटिटी को तो बहुत ज्यादा एक्सप्लॉइट करेगा ना। जब भी उसके खिलाफ कुछ होगा, अपने लोगों का सपोर्ट लाने के लिए वो अपनी कम्युनिटी आइडेंटिटी का कार्ड खेलेगा। तो ये बहुत कॉमन है, बस लोगों को ये समझना है कि शायद 2024 2025 जाकर के अलग टाइप का भारत बन चुका ऑलरेडी। और कहते हैं ना कि कभी कभी कुछ लोग अपनी दुकानों को बदलने में देर लगा देते हैं, बाकी लोग अपनी दुकानें बदल चुके होते हैं, जब उनको लगता है उनके कस्टमर्स घट गए तब वो अपने दुकान बदलते हैं, तब वो अपने तरीके बदलते हैं। तो कुछ पॉलिटिशियंस इस बात को रियलाइज करने में शायद लेट हो रहे हैं कि भारत एक एस्पिरेशनल क्लास के लोगों का देश है, और यहाँ के लोगों को अब आइडेंटिटी से ज्यादा, कुछ लोगों को तो अभी भी आइडेंटिटी से लेना देना है, लेकिन वो माइनॉरिटी अगर नहीं होते तो ये आइडेंटिटी पॉलिटिक्स करने वाले इतने हाशिए पे नहीं गए होते दोस्तों। तो जाहिर सी बात है उनका ये जो एफर्ट है एकदम से कंप्लीटली, बिल्कुल पूरी तरह से साबित करता है कि वो सिर्फ और सिर्फ लोगों का इमोशंस को एक्सप्लॉइट कर रहे हैं अपने आप को बचाने के लिए। और ये चीज अक्सर देखा जाता है
बट इट इज अनडिनाइबल। न्यूज़पेपर देखो कितना इक्विवोकेट कर रही है, दोनों साइड से बोली बोल रही है। एक तरफ से न्यूज़पेपर ने कहा कि लोग ऐसे कम्युनिटी आइडेंटिटीज का खिलाफ छुपने की कोशिश भी करते हैं जब उन पे एलिगेशंस लगते हैं, बट इट इज अनडिनाइबल। लेकिन ये भी अनडिनाइबल है, मतलब इसको नकारा नहीं जा सकता। डिनाई करना मतलब नकार देना, ठीक है। डिनाइबल जिसको नकारा जा सकता है, जिसको कहा जा सकता है सच नहीं है, और अनडिनाइबल जिसको नहीं कहा सकता कि ये झूठ है। इट इज अनडिनाइबल दैट आ गया फिर से एक आपके पास सबऑर्डिनेट कंजंक्शन। इट इज अनडिनाइबल। ये जो दैट क्लॉज है ना, वो वर्ब के बाद भी आता है, एडजेक्टिव्स के बाद भी आता है और नाउन्स के बाद भी आता है। आई होप दैट यू विल पास, वर्ब के बाद आ गया। इट इज डिफिकल्ट दैट आई विल रीच देयर ऑन टाइम, ओके, तो ये भी आता है, एडजेक्टिव के बाद भी आता है। इट इज इम्पॉसिबल दैट वी विल फॉरगिव हिम, ओके, तो दैट एडजेक्टिव के बाद भी आता है, नाउन्स के बाद भी आ सकता है। देयर इज अ पॉसिबिलिटी दैट दे वर किडनैप्ड, ओके, तो दैट क्लॉज नाउन्स के बाद भी आ सकता है, वर्ब के बाद भी और एडजेक्टिव के बाद भी आ सकता है। तो देखिएगा, इट इज अनडिनाइबल दैट द लॉन्ग आर्म ऑफ द इंडियन लॉ रीचेस द वीकर सेक्शन ऑफ सोसाइटी मोर इजिली। लेकिन ये बात भी उतनी ही सच है कि भारत के जो कानून के लंबे हाथ हैं वो गरीब लोगों तक जल्दी पहुंच जाते हैं, गरीब सेक्शन, वीकर सेक्शन सोसाइटी तक ज्यादा आसानी से पहुंच जाते हैं। वेल, ये तो पूरे दुनिया की रीत है कि जो पावरफुल होते हैं अपने पावर का यूज करते हैं अपने कानून को अपने पकड़ से, कानून के पकड़ से दूर रहने के लिए, राइट। लेकिन जब इस तरह के लोग भी अगर बिहाइंड द बार्स हों, क्या नाम है, आशाराम जैसे, तो जाहिर सी बात है फिर ये बात बोलना सही नहीं है। ठीक है, इट विल टेक इट्स टाइम, जैसा हमारा बना हुआ है सिस्टम, उसमें चीजें धीरे होती हैं लेकिन होती हैं, राइट। अगर मैं फिर से बोलता हूँ, आशाराम अगर जेल में है तो हम लोगों को एक हिम्मत मिलती है कि कोई भी इंसान इस तरह की गलतियां करता है, कुछ भी कम्युनल करप्शन करता है, तो वो जाता है। तो अगर ये कहना कि सिर्फ वीकर लोगों तक ही हमारा कानून एक्टिव है, तो मैं समझता हूँ ये इंसल्ट है हमारे कानून का और कानून के लीगल सिस्टम का। आई डोंट एग्री विद दिस कंप्लीटली। ये पूरी दुनिया के नियम है कि जो कमजोर है वो जल्दी पकड़े जाएंगे और जो ताकतवर है वो बचने की कोशिश करेंगे। The JMM's troubles did not end with Mr. Soren's arrest. एक सिंपल सा सेंटेंस है, जेएमएम का ट्रबल जो है वो खत्म नहीं हुआ मिस्टर सोरेन के अरेस्ट के साथ, कि अरेस्ट हो गया बात खत्म हो गई। द सिलेक्शन ऑफ अ न्यू चीफ मिनिस्टर बिकेम एंटेंगल्ड इन अ फैमिली फ्यूड। अब जो नए चीफ मिनिस्टर का जो सिलेक्शन है वो बिकेम एंटेंगल्ड, फंस के रह गया, उलझ के रह गया, इन अ फैमिली फ्यूड, पारिवारिक झगड़े में। फ्यूड मतलब झगड़ा, बिकेम एंटेंगल्ड, उलझ के रह गया, इन अ फैमिली फ्यूड। तो सब्जेक्ट वर्ब सामने रखा है और ये बिकम इंटेंगल्ड एक एक्सप्रेशन सीख लीजिए, उलझ के रह जाना, उलझ जाना। The selection of a new chief minister became entangled in a family feud. Instead, as a compromise, अभी क्या उसके तब हुआ क्या भाई? As a compromise, it will be a veteran fighter for tribal rights. अब वेटरन फाइटर मतलब होता है जो पुराना है, ज्यादा पुराना, उसको वेटरन कहते हैं। ट्राइबल राइट्स के वेटरन फाइटर हैं चंपाई सोरेन, एक, बट द गवर्नर हैज नॉट येट इनवाइटेड हिम टू फॉर्म द गवर्नमेंट। लेकिन गवर्नर ने अभी उनको इनवाइट नहीं किया है गवर्नमेंट बनाने के लिए, हैज नॉट येट इनवाइटेड हिम। The Jharkhand police has filed a first information report. झारखंड पुलिस ने एक फाइल कर दिया है based on a complaint by Mr. Soren under the SC/ST Act. SC/ST Act के तहत मिस्टर सोरेन ने एक केस FIR फाइल किया है, but it is unlikely to stand. लेकिन it is unlikely to stand, तो likely to do something, unlikely to do something, होने की संभावना है, ना होने की संभावना है। तो ये स्टैंड नहीं करेगा, ये जो केस किया उन्होंने वो उसमें कोई दम नहीं रहेगा। इट इज अनलाइकली टू स्टैंड। दैट सेड, देखिए किस तरह से एक्सप्लॉइटेशन होता है। एक पॉलिटिशियन को मनी लॉन्ड्रिंग केस में पकड़ा गया है और वो जाकर के प्रिवेंशन SC/ST एक्ट में जाकर केस दायर कर रहे हैं। वो भी किसके खिलाफ कर रहे होंगे? सेंट्रल गवर्नमेंट के खिलाफ कर रहे होंगे और ईडी के अफसर्स के खिलाफ कर रहे होंगे। कैन यू बिलीव इट? क्या उनको SC/ST होने की वजह से किया जा रहा है? सोचने वाली बात है। तो कहते हैं ना, लोग किस तरह से एक्सप्लॉइट करते हैं कानून का। ऊपर वाले लोग जब करते हैं तो वो एग्जांपल सेट करते हैं कि नीचे वाले लोग भी वही कर सकते हैं। SC/ST एक्ट के तहत उन्होंने केस दाखिल किया है, बताइए। ऑब्वियसली इट इज अनलाइकली टू स्टैंड।
दैट सेड, चलिए इस तो हो गया। इसके अलावा ईडी इन्वेस्टिगेशंस हैव नाउ एस्टैब्लिश्ड अ पैटर्न। ईडी के जो इन्वेस्टिगेशंस हैं उन्होंने एक पैटर्न एस्टैब्लिश किया है। क्या? दैट फिट्स परफेक्ट। ये दैट जो है एक रिलेटिव प्रोनाउन है पैटर्न के लिए। ये पैटर्न, दिस पैटर्न फिट्स परफेक्टली विद द पॉलिटिकल डिजाइन्स ऑफ द रूलिंग भारतीय जनता पार्टी। जो भारतीय जनता पार्टी के जो पॉलिटिकल तरीके हैं उसमें परफेक्ट हिट बैठती है ईडी के जो इन्वेस्टिगेशंस है। मिस्टर सोरेन्स अरेस्ट फॉलोज द री इंजीनियरिंग ऑफ द अलायंस इन बिहार। बिहार में दोबारा से अलायंस बना, एक नया री इंजीनियरिंग किया गया है, आपको पता ही है। तो फॉलो समथिंग मतलब किसी चीज के बाद आना। मिस्टर सोरेन का जो अरेस्ट है वो इस री इंजीनियरिंग ऑफ द अलायंस के बाद आया, जो बिहार में हुआ उसके बाद हुआ है ये चीज। और बिहार के बाद एक दैट क्लॉज ये रिलेटिव प्रोनाउन दैट लिखा है। आपको समझना होगा कब दैट क्लॉज होता है और कब दैट एक रिलेटिव प्रोनाउन होता है, इसको आपको समझना होगा, बहुत जरूरी से। यहाँ दैट जो है एक रिलेटिव प्रोनाउन है, इसलिए मैंने इसको ग्रीन से रखा है। इन बिहार दैट ब्रॉट द बीजेपी बैक टू पावर। ये जो दोबारा री इंजीनियरिंग हुआ अलायंस का, जिसकी वजह से बिहार में बीजेपी वापस आ गई है, इसके बाद ही सोरेन जी का अरेस्ट हुआ है। Where the governor acted swiftly to facilitate it। देखिए ये सारी बातें बिहार के बारे में की जा रही हैं। Where किसके बारे में? बिहार के बारे में, एक रिलेटिव प्रोनाउन। Where the governor acted swiftly to facilitate it। जहां पे गवर्नर ने जल्दी से काम किया, द गवर्नर एक्टेड स्विफ्टली, बहुत तेजी से एक्ट किया, टू फैसिलिटेट इट। इट किस चीज के बारे में है? बीजेपी को पावर में लाने के लिए, टू फैसिलिटेट फॉर्मिंग द न्यू गवर्नमेंट। ओके, तेजी से काम किया, तुरंत नीतीश कुमार को फिर से ये दे दिया गया। तो कुछ लोग हैं जो हर चीज को क्या कहते हैं, राजनीति के चश्मे से देखते हैं। आप मुझे बताइए, बिहार में जो हुआ, नीतीश कुमार के पास जितनी सीटें थी, बीजेपी के पास जितनी सीटें थी, मोरल और इमोरल वो अलग मामला होगा, डिस्कशन। लेकिन क्या गवर्नर के पास कोई वजह थी उसको डिले करने की? जब उनके पास बहुमत है, उसका वो एविडेंस दे रहे हैं, लेकर गए साइंस वगैरह, तो उनके पास क्या वजह है उसको नकारने की? तो क्यों कहना कि गवर्नर ने बहुत तेजी से फैसिलिटेट किया इस चीज को? क्या कहते वो कि रुक जाइए थोड़े दिन, 2-4 दिन? क्या वजह थी जब उनके पास बहुमत है? तो मुझे समझ नहीं आता। हर जगह पे आप नहीं घुसा सकते पॉलिटिक्स, राइट? कुछ लोग अपने जगह पे अपने जो कर्तव्य है उनसे बंधे होते हैं, चाहे उनको वो चीज पसंद आए चाहे नहीं आए, करना पड़ता है, राइट? एज ऑन मल्टीपल ओकेजन्स, हाँ ये बात बिल्कुल सही है। एज ऑन मल्टीपल ओकेजन्स लीडर्स अंडर द ईडीज स्कैनर मैजिकली टर्न क्लीन। कई बार ऐसा हुआ है, ऑन मल्टीपल ओकेजन्स क्या हुआ है, लीडर्स अंडर द ईडीज स्कैनर, जो लीडर्स, अब यहाँ अंडर को मैंने ग्रीन इसलिए किया है, लीडर्स हु आर या हु वर, ठीक है, लीडर्स हु वर अंडर द ईडीज स्कैनर, वो लीडर्स जो ईडी के स्कैनर के अंडर थे, मैजिकली टर्न क्लीन, जादू के तौर पे सही हो गए। दे टर्न क्लीन मतलब बिल्कुल उन पे से सारे जो इल्जाम थे खत्म हो गए। वंस दे ज्वाइन हैंड्स विद द बीजेपी, जब उन्होंने बीजेपी के साथ हाथ मिला लिया। वंस दे ज्वाइन हैंड्स विद द बीजेपी, इजी। और ये चीज बिल्कुल सही है, इस चीज के एविडेंस हमारे सामने है। महाराष्ट्र में कुछ गवर्नमेंट, कुछ लीडर्स पे एलिगेशंस थे करप्शन के, और उन्होंने बीजेपी को ज्वाइन किया, और उसके बाद अचानक से अब ईडी उनके खिलाफ कुछ नहीं करी। अब कोई कहानी सुनने को नहीं मिल रहा आपको। द डिस्टिंक्शन दैट सेंट्रल एजेंसीज मेक, यहां पर देखिए कहां सब्जेक्ट है, द डिस्टिंक्शन अपीयर्स, जो फर्क है वो ये है, द डिस्टिंक्शन, उसके बाद रिलेटिव क्लॉज है। तो किसी भी सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट के बाद रिलेटिव क्लॉज दे करके आप उसके बारे में और बातें कर सकते हैं। द डिस्टिंक्शन दैट सेंट्रल एजेंसीज मेक, जो फर्क जो सेंट्रल एजेंसीज करती हैं, अपीयर्स लगता है, टू बी नॉट बिटवीन द करप्ट एंड द क्लीन। वो ये देख करके नहीं किसी पे इल्जाम लगाती है, किसी पे एक्शन लेती कौन करप्ट है कौन साफ है, बट वेदर वन इज विद द बीजेपी और नॉट। एकदम पूरी तरह से इंक्रिमिनेट करने वाला स्टेटमेंट है कि ईडी जो है इस तरीके से सेंट्रल एजेंसीज इस तरह से नहीं देखती कि कौन गलत है कौन सही है, ये देखती है कि कौन बीजेपी के साथ है कौन बीजेपी के खिलाफ है। चलिए परसेप्शन हैं, इस पे कुछ ज्यादा नहीं करा जा सकता। कल मिलते हैं फिर दूसरे वीडियो में। आई होप यू गाइज आर एंजॉयिंग द एक्सप्लेनेशन। थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर।